डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज इस वीडियो में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक कविता हिरोशिमा, जो उनके काव्य संग्रह सुनहले शैवाल में संकलित है, उस कविता की हम व्याख्या करेंगे। यह कविता यूपी बोर्ड के इंटर के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जो जापान पर पहली बार परमाणु विस्फोट किया था, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था और उस वक्त अमेरिका ने जापान पर उसके हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु विस्फोट करा दिया था। और उस परमाणु विस्फोट से वो विनाश और नरसंहार हुआ था, उसकी भीषण नरसंहार के दृश्य को, उसके विनाश को अज्ञेय ने बहुत ही कारुणिक और मार्मिक रूप में इस कविता में वर्णित किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसकी पंक्तियों को देखें। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। इसकी व्याख्या देखिए। इसमें कठिन शब्द कुछ ऐसे नहीं है जिसका आप अर्थ ना समझते हो। सहसा माने होता है अचानक। क्षितिज कहते हैं जहां से सूर्य उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है। आसमान और धरती जहां पर मिले हुए होते हैं, वहीं से सूरज निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, इसे क्षितिज कहते हैं। अब यहां पर इसकी व्याख्या अगर हम करें तो अज्ञेय इस कविता में कहना चाहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला। अज्ञेय कहते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकल आया, अचानक सूरज निकल आया। यहां उस सूरज की तुलना अज्ञेय ने उस अणु बम से की है, परमाणु बम से की है, जिसको अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक नगर पर, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर गिरा दिया था। उस परमाणु बम की तुलना यहां पर अज्ञेय सूरज से करते हैं, क्योंकि सूरज में जो प्रकाश और जो ताप होता है, उस परमाणु बम से भी चूंकि उसी प्रकार का प्रकाश, उससे सैकड़ों गुना तेज प्रकाश और टेम्परेचर निकला था, इस नाते उसकी तुलना यहां पर उन्होंने सूरज से किया है। वो कहना चाहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सूरज निकल पड़ा। और कहां पर? अरे क्षितिज पर नहीं। चूंकि जो सूरज हम लोग देखते हैं वो सुबह पूरब में क्षितिज से उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है और शाम को पश्चिम में वो क्षितिज पर अस्त होता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन ये जो सूर्य था, जिसको अज्ञेय कहते हैं कि परमाणु बम रूपी जो सूर्य था, ये पूरब से नहीं उदित हुआ था, क्षितिज से नहीं उदित हुआ था, ये क्षितिज पर से नहीं आया था, नगर के चौक पर, उसी हिरोशिमा नगर के चौक पर ही उदित हो गया था। आगे फिर कहते हैं कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। उस परमाणु रूपी सूर्य से भी धूप बरसने लगी। जैसे सूर्य से रोज हमको अंतरिक्ष से धूप बरसती हुई दिखाई पड़ती है और उसकी गर्मी का, उसके प्रकाश का अनुभव हम इस धरती पर रह करके करते हैं। यहां पर कहना चाहते हैं अज्ञेय कि धूप बरसी, इस परमाणु रूपी सूर्य से भी धूप बरसी, लेकिन वो अंतरिक्ष से नहीं आ रही थी। अर्थात वो कहां से आ रही थी? फटी मिट्टी से। फटी मिट्टी से जब उस परमाणु बम को हिरोशिमा नगर के चौक पर गिराया गया, तो वो जो धरती थी जहां पर वो बम गिरा था, वो बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो गई थी। और उस गड्ढे को फटी मिट्टी, यहां पर उसी गड्ढे को फटी मिट्टी कहा गया है। और वहीं से सूर्य का प्रकाश, यानी उस परमाणु रूपी सूर्य का प्रकाश और उसका ताप निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इस नाते यहां पर अज्ञेय कहते हैं धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। उस फटी हुई मिट्टी से धूप बरसती हुई दिखाई पड़ रही थी, अंतरिक्ष से नहीं। आगे देखें। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दशों दिशा में। यहाँ पर कठिन शब्द जो आपको
हैं वो हम बता दे रहे हैं। सहसा माने अचानक होता है, आपको मैंने बता दिया। काल सूर्य माने काल रूपी सूर्य, मृत्यु रूपी सूर्य कह सकते हैं आप, समय रूपी सूर्य भी कह सकते हैं। यहां पर अरे एक आया है, पहियों के जो अरे, अरे माने होता है डंडे, जो पहियों में डंडे लगे हुए होते हैं उसी को यहाँ पर अरे कहा गया है। यहाँ पर सूर्य को रथ पर सवार बताया गया है, तो जो उसके पहिए हैं उसमें जो लगे हुए डंडे हैं उनको यहाँ पर अरे कहा गया है। और बाकी यहाँ पर और कोई कठिन शब्द नहीं है जिसकी मीनिंग बताया जाए। आप यहाँ पर देखें इसकी व्याख्या आगे। छायाएं मानो जन की दिशाहीन। जब सूरज उदित होता है तो निश्चित रूप से उसके उदित होने पर मनुष्य की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। अज्ञे यह कहना चाहते हैं कि जो परमाणु बम था, जो उसको सूर्य से यहाँ पर तुलना किया है अज्ञे ने, वो जो परमाणु रूपी सूर्य था उसके उदित होने पर छायाएं मानव जन की दिशाहीन, छायाएं मानव जन की, मनुष्य की छाया पृथ्वी पर चारों ओर, पूरा वातावरण पटा पड़ा हुआ था। जब वो परमाणु रूपी विस्फोट हुआ, उस सूर्य से जो मनुष्य की छाया पड़ी वो दिशाहीन, क्योंकि सूर्य पूरब में उदित होता है तो हमारी छाया पश्चिम तरफ जाती है, पश्चिम में जब जाता है तो हमारी छाया पूरब तरफ जाती है। लेकिन चूंकि वो नगर के चौक से ही निकल पड़ा था सूर्य, इसलिए वो जो मनुष्य की जो छाया वहां पर पड़ी थी, यहाँ छाया मतलब लाश कह सकते हैं, वो दसों दिशाओं में बिखर गई थी। यहाँ पर दिशाहीन का मतलब वही है, सब ओर पड़ी, अर्थात दिशाहीन होकर के वो चारों तरफ पटी हुई पड़ी थी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। क्यों? क्योंकि वो सूरज पूरब की तरफ से नहीं उगा था। आगे यहां बताते हैं कि वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, क्योंकि वो हिरोशिमा नगर के मध्य स्थित भूमि पर अर्थात बीचों बीच पर ही वो उस नगर के चौक पर परमाणु रूपी विस्फोट हुआ था और वो सूर्य के रूप में उदित हुआ था। यहां पर कह रहे हैं कि काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। जो ऐसे लग रहा था कि काल रूपी सूर्य रथ पर सवार होकर के उस पृथ्वी पर जैसे उतर आया हो और उसके पहियों के जो अरे और उसके जो पहिए हैं, उन पहियों के जो डंडे थे वो जैसे टूट टूट करके दसों दिशाओं में बिखर गए हों। यहाँ 10 दिशाएं बताई गई हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब 4 दिशाएं आप जानते हैं। एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया ऊर्ध्व और अध, और फिर वायव्य हो गया, ईशान हो गया, आग्नेय हो गया। इस प्रकार से दसों दिशाएं जो हैं वो दसों दिशाओं में पड़ी हुई थी, अर्थात उनकी छायाओं से वातावरण पूरा पटा पड़ा हुआ था। निश्चित रूप से उस परमाणु बम का जो विस्फोट हुआ था उससे ऐसी विषैली गैसें निकली थी, इतना तापमान उससे निकला था और उसकी जो विकिरण है वो इतना ज़्यादा भयावह, इतना ज़्यादा भयानक था कि उससे पूरी मानवता का वहाँ पर जनसंहार हो गया था और वो विनाश मचा था कि उसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए यहाँ आगे देखें। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे है छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। यहाँ पर आगे कहना चाहते हैं कि कुछ क्षण का वह उदय और अस्त। आप जानते हैं सूरज उदित होता है सुबह में और एक लंबे समय के बाद शाम को अस्त होता है। लेकिन वो जो परमाणु रूपी सूर्य था जिसको हिरोशिमा नामक नगर पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर गिराया था, वो तो एक क्षण के लिए उदित हुआ और एक ही क्षण में फिर वो अस्त भी हो गया था। यहां पर कह रहे हैं कि कुछ क्षण का वह उदय और अस्त, कुछ ही क्षण के लिए वह उदित हुआ और तेज प्रकाश, सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश वहां से उत्पन्न हुआ, पल वह अस्त हो गया। अस्त होने का यहां तात्पर्य यह दिखाया गया कि जब दिन डूबता है तो अंधेरा छा जाता है, और यहां पर जब वो परमाणु रूपी सूर्य अस्त हुआ तो उसके प्रकाश के बाद जो धुएं का गुबार उठा उससे पूरे वातावरण पर अंधेरा छा गया। यहां पर अस्त होने का वहां से जोड़ा गया है, वो जो धुएं का गुबार उठा होगा उससे जो पूरा अंधेरा छा गया उसे यहां पर अस्त की तरह देखा गया है। और जो प्रकाश और ताप वहां से उत्पन्न हुआ उस परमाणु रूपी सूर्य के विस्फोट से, उसको यहां पर उदित होना दिखाया गया है। तो यहां पर कह रहे हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ ही क्षण के लिए वह परमाणु रूपी सूर्य उदित हुआ और फिर अगले ही क्षण वो अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की और केवल एक जलते हुए क्षण की, प्रज्वलित माने जलते हुए, तप्त, केवल एक
तप्त क्षण की, जलते हुए क्षण की दृश्य, सोख लेने वाली दोपहरी फिर। ऐसा वो प्रज्वलित हुआ वो परमाणु रूपी सूर्य कि इतना ज्यादा प्रकाश हुआ, इतना ज्यादा प्रकाश हुआ कि वो पूरे दृश्य को, जो चारों तरफ फैला हुआ दृश्य था, उसे ऐसे लगा मानो झुलसा करके रख दिया, अर्थात उस सुंदर दृश्य को समाप्त कर दिया, जलाकर राख कर दिया। वैसे भी आप अगर देखें कि बहुत ज्यादा तेज प्रकाश हो जाए तो हमें जो दृश्य दिखाई पड़ रहा होता वो भी नहीं दिखाई पड़ता उस चकाचौंध में। तो इतना तेज प्रकाश हुआ कि समझ लीजिए कि वो उस दृश्य को सोख लेने वाली दोपहरी, उसको जला देने वाली, समाप्त कर देने वाली दोपहरी की तरह हुआ। निश्चित रूप से दोपहर का जो सूर्य होता है वो दृश्य को और ज्यादा प्रकाशमान बनाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा अतिशय हो गया उस प्रकाश का और ताप का कि वो दृश्य को सोख लेने वाली दोपहरी के समान सिद्ध हुआ। अब फिर क्या हुआ? आगे फिर कहते हैं, अज्ञेय की छायाएं मानो जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। निश्चित रूप से सूर्य जब उदित होता है धीरे 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 क्रमशः वो जब पश्चिम की तरफ जा करके अस्त होता है तो हमारी छाया आप देखते हैं कि प्रतिपल बढ़ती जाती है और लंबी होकर के छाया तब जा करके सूर्य जब अस्त होता है तो समाप्त होती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्षण भर के लिए वो उदय हुआ था और अस्त हुआ था और केवल एक क्षण का वो प्रज्वलित था सूर्य, यहां पर कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। उस परमाणु रूपी सूर्य के कारण जो मनुष्य की छायाएं थी वो लंबी हो होकर के नहीं मिटी, बल्कि आगे कह रहे हैं कि मानव ही सब भाप हो गए। उस परमाणु रूपी जो सूर्य की भीषण और भयंकर तप्त जो लपटें उठी होंगी और उससे जो विषैली गैसें निकली होंगी और जो उससे विकिरण हुआ होगा, जो रेडिएशन हुआ होगा, उसका प्रभाव यह हुआ कि मानव ही सब भाप हो गए। उस एरिए में पड़ने वाले जो मनुष्य थे, मनुष्य सारे के सारे भाप बन करके उड़ गए। निश्चित रूप से परमाणु बम का वो दुनिया का पहला परमाणु बम था जो पहली बार कहीं पर गिराया गया था और वो इतना कम ताकतवर था आज की तुलना में। आज के जो परमाणु बम बना लिए गए हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही शक्तिशाली है, उससे सैकड़ों गुना शक्तिशाली हैं। वो बहुत कम ताकतवर बम था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास, उसके इर्द गिर्द जो पड़ने वाले लोग थे काफी दूर के एरिए में सब भाप बन करके उड़ गए थे। कुछ भी दृश्य वहां पर देखने लायक बचा नहीं था, इतना भयावह था। सोचिए आप, आजकल के जो सैकड़ों गुना शक्तिशाली परमाणु बम बने हुए हैं उनकी स्थिति क्या होगी अगर वो कहीं पर विस्फोट करा दिए जाएं या हो जाएं, तो उनसे क्या विनाश होगा, कितना बड़ा जनसंहार होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी देशभक्ति गीत की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, उसमें यह कहा गया है, चूंकि आज दुनिया में बहुत सारे देशों ने परमाणु बम बना रखे हैं और एक दूसरे को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकियां भी देते रहते हैं। उस इमेजिन को, उसकी कल्पना को किसी कवि ने कितना बढ़िया शब्दों में कहा है कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। निश्चित रूप से एटम बमों के जोर पे वो ऐठी हुई है जो दुनिया है, वो एक बारूद के ढेर पे है। कब उसमें चिंगारी जरा सा लगे और वो विस्फोट हो जाए। फिर कहते हैं कि तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वहाँ पर ये कहते हैं कि तुम अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझ करके उठाना। विज्ञान रूपी जो तलवार है वो अगर उसका समुचित प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए वरदान है, अन्यथा अगर उसका गलत प्रयोग किया गया तो हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। यहाँ पर वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कि वो परमाणु बम हमारे लिए अभिशाप बन करके आया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी है मतलब साक्षी है, गवाह है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं, अज्ञेय जी क्या कहना चाहते हैं इसमें। उन्होंने लिखा है कि छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य की छाया है वो अभी भी वहां पर समाप्त नहीं हुई है और उनके जो प्रमाण हैं वो झुलसे हुए पत्थरों पर और उजड़ी सड़कों की गच पर, दरारों पर, फर्श पर
वो जो वहां पर झुलसे हुए पत्थर हैं उन पर उन मानवों की छाया आज भी प्रमाण रूप में वहां पर है। और जो उजड़ी हुई सड़कें हैं, जो दरारें हैं, वो आज भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण वहां पर दे रही हैं किस प्रकार एक परमाणु बम ने वहां पर भीषण नरसंहार मचाया था। आगे देखिए लिखा हुआ है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। अपने दुख को प्रकट करते हुए अज्ञेय जी कहते हैं कि ये जो मानव निर्मित सूर्य था, अर्थात जो ये परमाणु बम था, वो मानव को ही भाप बना करके सोख गया। वो मनुष्य को भाप बना करके सोख गया, अर्थात मनुष्य के विनाश का कारण बन गया। आगे कहते हैं, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, पत्थरों पर लिखी हुई ये जली हुई छाया का मतलब कि झुलसे हुए जो वहां के पत्थर हैं वो सब कह रहे मानव की साक्षी हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां पर मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो परमाणु बम है वो कितना विनाशकारी और कितना भीषण था। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से अज्ञेय ने इस हिरोशिमा कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका के द्वारा जो जापान पर बम गिराया गया उसका कितना मार्मिक और कारुणिक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब आपने पूरी व्याख्या देख लिया। अब जो यूपी बोर्ड में जो पैटर्न है प्रश्न पूछे जाने का वो किस तरह से आता है उसको भी समझ लें। एक आप नमूना देख, पूरी कविता से हमने आपको एक छांट करके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने दिया है। हालांकि आपसे जितने पंक्तियां जितनी आएंगी आपके इम्तहान में उन पंक्तियों से ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें एक ओवरऑल मैंने प्रश्न बना करके आपको एक नमूना समझाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार व रचना का नाम बताइए। यानी अगर यह प्रश्न आता है, इसकी पंक्ति आपको दे दी जाती है और उससे संबंधित प्रश्न ये आता है, तो आप प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार का नाम आप जान रहे हैं, इनका नाम अज्ञेय है और रचना का नाम क्या है, रचना का नाम हिरोशिमा है। तो इसका उत्तर आप अज्ञेय रचनाकार हो गए और रचना का नाम हिरोशिमा हो गया, ये लिख सकते हैं उत्तर में। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो पंक्तियां आएंगी 2, 4, 8 जितनी भी रहेंगी उसमें से कोई एक लाइन 2 लाइन आपकी रेखा उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उस अंडरलाइन जहां से जहां तक रहेगा वहां तक की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। आपको मैंने पूरी कविता की व्याख्या समझा दी है, जहां से भी आएगा आप टू दी पॉइंट वहां से उसकी व्याख्या लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था। अभी आपको मैंने जब पूरी कविता की व्याख्या की है तो आपको मैंने बताया था कि वो सूर्य पूरब दिशा में उदित नहीं हुआ था। ऐसे मत लिख दीजिएगा कि सूर्य उदित हुआ आया उत्तर और फट से आपने लिख दिया पूरब दिशा में। वो जो परमाणु रूपी सूर्य था वो हिरोशिमा नगर के बीचों बीच उसके चौक पर उदित हुआ था। आपको यह उसका उत्तर लिखना है। यहां पर देखिए, काल सूर्य के रथ, यहां से सिंगल इन्वर्टेड कामा में किया हुआ है, काल सूर्य के रथ में अलंकार, यानी अलंकार बताना है कि उसमें कौन सा अलंकार है। तो काल सूर्य के रथ में, अभी मैंने जब आपको व्याख्या बताया था तो काल रूपी सूर्य बताया था, और रूपी जहां पर लगता है यानी जब किसी उपमेय का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो काल सूर्य के रथ में रूपक अलंकार है। यहां पर देखें, मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी। ये प्रश्न है कि मानव जन जो थे वहां उनकी छायाएं किस दिशा में पड़ी। इसका उत्तर आपने उसी व्याख्या से ही निकाल लिया होगा। मैंने उसमें समझाया था, आपको बताया था कि जो मानव जन की छायाएं थी वो दिशाहीन होकर के पृथ्वी पर सब ओर पड़ी और यूं ही वे पृथ्वी पर चारों ओर बिखरी पड़ी थी। पूरा वातावरण मानव जन की छायाओं से पटा हुआ था। तो इस प्रकार आप ऐसे ही प्रश्न आएंगे और इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है, अगर आपने ठीक से व्याख्या समझा हुआ है तो आप उसके प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे निश्चित रूप से। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारा चैनल हिंदी शब्द सागर, तो उसे सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को देख करके वो भी लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।